सो यस गाइस, आज हम बात करेंगे हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में। हीमोलिटिक सो नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब हीमोलिसिस। हीमो मतलब ब्लड और लिसिस मतलब कि कुछ टूट रहा है, ठीक है। सो हीमोलिसिस मींस द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज। तो इसमें आरबीसीज टूट जाएंगी जिसकी वजह से ये एनीमिया हो रहा है। एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलिसिस विच इज नॉट कंपनसेटेड बाय द इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन इज कॉल्ड द हीमोलिटिक एनीमिया। मतलब हमने आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बट स्टिल फिर भी हम जो इतनी हीमोलिसिस हो रही है उसके साथ कंपनसेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, जो कि दो टाइप का होता है, एक्सट्रेंसिक हीमोलिटिक एनीमिया एंड इंट्रेंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। सो द फर्स्ट इज एक्सट्रेंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया विच इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो नाम से ही समझ आ गया, एक्सट्रेंसिक मतलब कि एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स की वजह से अगर ये हो रहा है तो, ठीक है। Healthy RBCs are hemolyzed by the factors outside the blood cells such as the antibodies, chemicals and drugs। तो जो RBCs अच्छी खासी हेल्दी थी वो हीमोलाइज्ड किस वजह से हो गई? आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से। आउटसाइड फैक्टर जैसे कि एंटीबॉडीज जो कि बाहर से बनती हैं, बाहर से आती हैं, ठीक है, या फिर जो केमिकल्स हैं या ड्रग्स हैं। एक्सट्रेंसिक हीमोलिटिक एनीमिया को कहा जाता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। मतलब बॉडी खुद ही उसका दिमाग खराब हो गया है और ऑटो इम्यून एनीमिया क्रिएट कर रही है बॉडी के अंदर, ठीक है, अपनी ही आरबीसी को खुद ही डिस्ट्रक्ट कर रही है। इसके कॉज क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ द एक्सटर्नल हीमोलिटिक एनीमिया? दैट इज लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर्स, हाइपर स्प्लेनिज्म, मतलब स्प्लीन कुछ ज़्यादा ही काम करने लग जाए तो ज़्यादा आरबीसीज को तोड़ने लग जाए, क्योंकि स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। तो अगर ज़्यादा हाइपर काम कर रहा है स्प्लीन तो उसकी वजह से भी ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्ट होंगी। बर्न में आरबीसी जल जाती हैं, कम हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। Infections like the hepatitis, malaria, septicemia, drugs like the penicillin, antimalarial drugs or sulfa drugs, poisoning by the chemical substance like lead, coal or tar, presence of the isoagglutins like anti-RH, and autoimmune disease such as a rheumatoid arthritis and ulcerative colitis। सो rheumatoid arthritis ये है जो जॉइंट्स होते हैं इनकी परेशानी होती है, इनकी डिसीज़ होती है। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस इज कोलॉन की डिसीज़ होती है, ठीक है, जीआईटी की डिसीज़ है ये हमारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में। बट अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार समअप कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? पढ़ा एक्सट्रेंसिक क्यों होता है। एक्सट्रेंसिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि एंटीबॉडीज़ की वजह से, किसी ड्रग की वजह से अगर कुछ हो रहा है, जिसमें हम मान सकते हैं कि लिवर की कोई डिसीज़ है, स्प्लिन की कोई डिसीज़ है, रीनल कोई डिसीज़ है, तो उन सब की वजह से हो सकता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इंट्रिंसिक की बात करेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया विच इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव आरबीसी। यहाँ पर आरबीसी खुद ही डिफेक्ट है, आरबीसी में ही प्रॉब्लम है। देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी आरबीसी। उसमें जो था पहले वाले में एक्सट्रेंसिक में आरबीसी बढ़िया बन रही थी, बट बाहर से गलत स्टिमुलेशंस आ रहे थे। इंट्रेंसिक में हमारे ही जो कहते हैं ना घर का वेदी लंकड़ा है काइंड ऑफ, कि आरबीसी खुद ही डिफेक्टिव बन रही है। विच आर शॉर्ट लिव्ड, नॉर्मली 120 डेज होते हैं आरबीसीज का जीवन काल, बट यहाँ पर कम टाइम के लिए जी रही है, शॉर्ट लिव एंड डिस्ट्रॉयड सून। इंट्रेंसिक हीमोलिटिक एनीमिया इज ऑफन इनहेरिटेड। तो नाम याद रखना, इन है मतलब इंट्रेंसिक और इनहेरिटेड, तो दोनों ही इन हो गया। तो दैट मीन्स कनेक्शन बन रहा है कि इंट्रेंसिक जो है वो इनहेरिटेड होता है और जो एक्सट्रेंसिक है वो ऑटो इम्यून होता है। इट इंक्लूड्स द सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं फटाफट से कि ये होते क्या हैं। पहले हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, क्योंकि हमने अभी भी बात करी कि ये इंट्रेंसिक हीमोलिटिक एनीमिया है सिकल सेल एनीमिया, तो ये भी इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है विच इज करेक्टराइज्ड बाय दी सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स। तो नाम से समझ में आ गया, सिकल सेल एनीमिया, सेल जो है उसकी शेप सिकल शेप हो जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी हीमोग्लोबिन SS डिसीज और दी सिकल सेल डिसीज। इट इज कॉमन इन पीपल ऑफ द अफ्रीकन ऑरिजिन। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में कि जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल होता है। इन दिस जो अल्फा चेन होती है, इस हमें पता है ना हीमोग्लोबिन में 2 चैन होती है, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये जो हमारी अल्फा चैन है वो तो नॉर्मल होगी, पर जो बीटा चैन है वो एबनॉर्मल होगी, ठीक है। तो बीटा चैन एबनॉर्मल है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस पॉलीमराइज इनटू लॉन्ग चैन एंड प्रेसिपिटेट
inside the cell. Because of this, the RBC attains sickle shape, that is the crescent shape, become more fragile, leading to the hemolysis. अब नॉर्मली जो हमारी आरबीसी होती है उनकी शेप क्या होती है, बायकॉन्केव. बायकॉन्केव क्यों होती है, जिससे कि वो ईजिली सारी कैपिलरीज से निकल जाए. बट यहाँ पर क्या है कि आरबीसी का साइज सिकल हो गया है, जिसकी वजह से आरबीसी बहुत फ्रेजाइल हो जाती है. सिकल सेल एनीमिया अकर्स व्हेन अ पर्सन इनहेरिटेस 2 एबनॉर्मल जीन्स. जब 2 एबनॉर्मल जीन इनहेरिटेड होते हैं, इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है. ठीक है. इन चिल्ड्रन हिमोलाइज सिकल सेल एग्रीगेट एंड ब्लॉक द ब्लड वेसल्स. और जितनी भी ये सिकल सेल है ये सब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और एग्रीगेट होने के बाद ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है, विच लीडिंग टू इन्फ्रैक्शन. मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती तो उसको बोलते हैं इन्फ्रैक्शन. तो जब ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया, अब मान लो ये आपके लंग्स तक जा रही है. ठीक है. इस ब्लड वेसल्स में यहाँ पर आरबीसी बहुत सारी हो गई सिकल शेप की और ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ इस लंग्स तक बेचारे तक ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्रैक्शन ऑफ द लंग्स. द इन्फ्रैक्शन इज कॉमन इन स्मॉल बोन्स. द इन्फ्रैक्टेड स्मॉल बोन्स इन हैंड एंड फुट रिजल्ट इन दी वेरिंग लेंथ इन द डिजिट्स. दिस कंडीशन इज नोन एज द हैंड एंड फुट सिंड्रोम. तो स्पेशली देखा जाता है ये बच्चों में हैंड और फुट में होता है, ब्लॉक हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, जिसको हम कहते हैं हैंड एंड फुट सिंड्रोम. नाउ नेक्स्ट इज दी थैलेसीमिया. थैलेसीमिया इज ऑल्सो एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द इंट्रेंसिक कॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. उसमें क्या था, उसमें भी हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल था, इसमें भी हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है. यहाँ पर इसको कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज द कूलेज एनीमिया एंड मेडिटेरियन एनीमिया. इट इज़ मोर कॉमन इन थाईलैंड. तो नाम से समझ थैलेसीमिया थाईलैंड में बहुत कॉमन है, एंड इन सम एक्सटेंट इन मेडिटेरियन कंट्रीज. नाउ थैलेसीमिया इज ऑफ 2 टाइप्स. थैलेसीमिया 2 तरीके का होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया. तो ये जो अल्फा और बीटा जो नाम पड़े हैं ना, ये पड़े हैं अल्फा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से. ठीक है. द बीटा चेन इज वेरी कॉमन अमंग दीज 2. इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इज इक्वल. नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो अल्फा बीटा दोनों 2-2 होती हैं. ठीक है. इन थैलेसीमिया द प्रोडक्शन ऑफ दीज चेन्स बिकम इम्बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव सिंथेसिस एंड ग्लोबिन जीन्स. This cause of precipitation of the polypeptide chain in the immature RBC leading to the destruction in erythropoiesis. The precipitation also occurs in mature red cells and resulting in hemolysis. तो क्या होता है कि जब अल्फा और बीटा चेन जो एबनॉर्मल हो गई, इसकी वजह से जो ग्लोबिन चेन है वो डिफेक्टिव हो गई. ठीक है. नाउ हम बात करेंगे कि अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है. अल्फा थैलेसीमिया अकर्स इन फेटल लाइफ और इन्फेंसी. तो जब हम अल्फा बीटा गाँव पढ़ते तो पहले क्या आता है, अल्फा आता है ना. तो अल्फा थैलेसीमिया शुरुआत के जीवन में होता है, फेटल लाइफ में होता है, इन्फेंसी में होता है. इन दिस अल्फा चैन आर लेस. तो अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा चैन कम होंगी या एबनॉर्मल होंगी या होंगी ही नहीं. इन एडल्ट बीटा चैन आर इन एक्सेस. तो बड़े होते होते क्या होगा या बचपन में भी क्या होगा कि जब अल्फा चैन है ही नहीं या कम है तो या फिर डिफेक्टिव है, तो इसकी वजह से बीटा चैन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और गामा चैन दोनों ही एक्सेस में हो जाएंगी. दिस लीड्स टू डी डिफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की वजह से एरिथ्रोपोइसिस बड़े तरीके से नहीं होगी, हिमोलिसिस होगी और बच्चा जो है वो स्टिल बॉर्न हो सकता है और मे बी डाई हो सकता है आफ्टर इमीडिएटली बर्थ. ठीक है. नाउ व्हाट इज दी बीटा थैलेसीमिया. बीटा थैलेसीमिया क्या होता है. बीटा थैलेसीमिया में नाम में समझ में आ रहा होगा कि बीटा चैन कम होती हैं, एब्सेंट होती हैं या एबनॉर्मल होती हैं. जब बीटा चैन कम है तो अल्फा चैन ज़्यादा हो जाएंगी और अल्फा चैन हिमोलिसिस करेंगी और डिफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस कराएंगी. ठीक है. तो आई होप कि जितना भी मैंने आज इस लेक्चर में समझाया, मैंने काफ़ी फास्ट तरीके से आपको समझाया है, जिससे कि क्विकली आप इस सबको समझ सको और अच्छे से एक आइडिया लगा सको कि ये है क्या. ठीक है. सो हीमोलिटिक एनीमिया नाम से समझो. अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार लेक्चर को और सुनो. डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको हीमोलिटिक एनीमिया समझ आ जाएगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट. एंड गाइज आई वांट कि आप लोग मुझे बहुत सारा सपोर्ट दो. वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है. तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना. शायद आपको लगता हो कि अरे हमारे कमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा, बट मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट किए बिना बिल्कुल भी मत जाना. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.